हेलो मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी देरी हो गई है फिलहाल। टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ब्लड, और यहाँ हम बात करेंगे ब्लड और अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे भाई। राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ह्यूमन ब्लड के बारे में। आपका जो रुधिर होता है वो किस प्रकार से देखा जाता है और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। कल एक्चुअली आपका क्लास हुआ था दोपहर में 3 बजे। शेड्यूल एक बार ना देख लिया करो। दोपहर 3 बजे का शेड्यूल जो है वो आपका कल लगवाया था, सुबह ही लग गया था, ताकि आपकी क्लास जो है वो मिस ना हो। तो कल की क्लास 3 बजे हुई थी। फिलहाल अभी सेम टाइम जैसे यूजुअली आपकी चलती है वो क्लास आपकी रहेगी। ऑलराइट। तो आज मानव के अंदर जो रुधिर उपस्थित होता है, जो रक्त उपस्थित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसको जानने से पहले मैम हम सब ने ना एक ये स्ट्रक्चर ज़रूर देखा है कि जब भी बात किसकी आती है, ब्लड के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक एक इमेज आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम कहते हैं कुछ इस प्रकार से ब्लड के सेल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक। मयंक, आपकी प्रैक्टिस शीट जो है वो, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, आपको अपलोड हो जाएंगी। ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद आपकी शीट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार के हमें सेल्स नजर आते हैं, लेकिन आखिरकार ये जो सेल्स हैं ये कहाँ पर मूव कर रहे होंगे? रुधिर क्या है एक प्रकार का? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे और लिखेंगे कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है। आप इसको ऐसे मानिए कि ये एक प्रकार का लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर ये पूरा जो आपको एक तरल पदार्थ दिख रहा है, यहाँ कुछ छोटे छोटे से सेल्स जो हैं वो आपके मौजूद दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से जब हम बात करते हैं, तरल है, लिक्विड है, संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो कनेक्ट कर रहा हो। अब कनेक्ट कैसे कर रहा है मैम, जोड़ कैसे रहा है? तो ये हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं उन सभी को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, कल का पीडीएफ नहीं आया? कल का पीडीएफ तो अपलोड हो गया है भाई। आज जिनकी भी पहली क्लास है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बिल्कुल अलग से बात कर रहे हैं, जो पिछले टॉपिक्स हो गए हैं उनको देख लेना। जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, जिनकी फर्स्ट है, वो आप सभी यहाँ से ले सकते हैं। राम प्रकाश जी टिश्यू भी पढ़ लेंगे। ठीक है। देखो, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी। कल की पीडीएफ भी आप लोगों की अपलोड करने के लिए पहुंचा दी थी, और मैं एक बार चेक कर लूँगी। अगर नहीं मिला है तो आज उसको पॉजिटिवली क्लास के बाद आपकी अपलोड करा दी जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया है, टिश्यू भी हम पढ़ा देंगे। क्लास में क्या क्या टॉपिक्स होने हैं ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिए। और जिसने भी अभी तक, जो भी आज पहली क्लास में आए हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कब पीडीएफ मिलेगी, कब क्या चीज़ होगी, तो बेटा गो एंड वॉच इट द फर्स्ट क्लास, जो भी आपकी है ना, जो पहली क्लास है उसको एक बार देख लेना। क्योंकि जो पहली क्लास में जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया है कि इस बैच में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जिसने भी नहीं देखी है एक बार उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है। पीडीएफ की बात रही, उसको मैं अपलोड करवा दूँगी, चेक करके परेशान मत होना। चलो, तो अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड क्या है? ब्लड कहा जाता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक। इसका अगर हम पीएच मान देखें तो वो दिखता है 7.4। यानी कि 7.4 से क्या मतलब है, ये हल्का सा स्लाइटली बेसिक नजर आता है, हल्का सा क्षारीय दिखाई देता है आपको, हल्का
क्षारीय, क्योंकि आपको पता है कि पीएच मान जो होता है वो एक स्केल पे मापा जाता है। पीएच यानी कि जब हम किसी भी सोल्यूशन के बारे में एसिडिटी या बेसिसिटी का चेक करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका एक स्केल होता है से 0 से लेकर के 14 तक, जिसमें 7 एक न्यूट्रल वैल्यू मानी जाती है। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है, मतलब 0 1 2 3 इधर की तरफ आ रहा है, तो आपका जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है। और अगर 14 तक है तो आप उसको बेसिक कहते हैं। तो जिस प्रकार से आपका पीएच मान आ रहा है यहाँ 7.4, अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ये मतलब हल्का क्षारीय यहाँ पर नजर आएगा। इसको हम कहते हैं ब्लड का पीएच। ठीक है, चलो जिन्होंने भी पहले से नहीं लिया है वो आज से बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहली स्लाइड है आपकी ब्लड के बारे में। तो ब्लड को मैंने कहा एक ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसी के अंदर इसका पीएच मान 7.4 है। अब यही ब्लड के बारे में अगर बात करी जाए कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, आप अगर ब्लड के स्टडी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसे हम नाम देते हैं हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। हेमाटो लॉजी, हीम वर्ड यहाँ पर आ रहा है आपका। हीम वर्ड किससे संबंधित है? आयरन से संबंधित है, लोहा, आयरन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रुधिर है वो लाल रंग का है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये हीम उपस्थित है, और हीम के अंदर क्या है? लोहा, फेरस आयन की उपस्थिति है, जिस कारणवश ये लाल रंग का आपको मुख्य तौर पे दिखाई देता है। ठीक है, साथ होता है तो न्यूट्रल होता है। हाँ नामिका बच्चे, फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड स्लाइड है। स्टडी की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। हीम वर्ड जब भी दिखे समझ जाना रुधिर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हेमाटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। इसके साथ दूसरी लाइन आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये अलग अलग जो भी हमारे ब्लड का निर्माण होता है, पूरा रक्त जो है वो कहाँ पर बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, आप देख रहे हो पूरी बॉडी के अंदर लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड उपस्थित होता है। ठीक है, 4 से 5 लीटर ब्लड उपस्थित होता है। कहाँ भाई बात कर रहे हैं? मानव के शरीर में। औसतन ये आप यहाँ पर देख सकते हो, औसतन कितना है? 4 to 5 लीटर्स ब्लड है। लेकिन ये बनता कहाँ पर है? आप ये तो नहीं कहोगे मैम 10-12 लीटर ब्लड है। ठीक है, 10-12 लीटर ब्लड तो नहीं होता है, अभी पढ़ेंगे सबके बारे में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी 4 to 5 liters ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। साथ ही साथ में इसका निर्माण कहाँ होगा? तो देखो भाई, हमारे पास जो हड्डी होती है, हमने कहा हमारे पास बोन है, सबके हाथ पाँव पूरी बॉडी में हड्डियां होती हैं। उस हड्डी के अंदर बीच में ना एक आपका हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। बीच का एक हिस्सा दिखाई देता है जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। इस हिस्से को नाम देते हैं आपका बोन मैरो, और यहीं पर हमारे मुख्य तौर पे निर्माण जो है वो देखने को मिल जाता है रुधिर का। बोन मैरो, हड्डी के बीच में अस्थि मज्जा का जो भाग है, यहाँ पर आप कहेंगे कि आपके रुधिर का निर्माण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ब्लड फॉर्मेशन कॉल्ड एज, इसका जो निर्माण अब आप देख रहे हैं, इसके निर्माण को हम एक प्रक्रिया का नाम देते हैं जिसे कहते हैं हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस, इसका बनना, रुधिर का बनना हेमाटोपोइसिस कहलाता है। और ये होती कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अकर्स इन रेड बोन मैरो। कुछ यकृत की कोशिकाओं में भी दिखाई देगा, मुख्य तौर पे आपका अस्थि मज्जा के अंदर देखने को मिलता है। रुधिर का निर्माण
जैसे हम कहते हैं आपकी लाल अस्थि मज्जा। और हेमाटोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। ये आपका रुधिर का निर्माण कहाँ है और किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। 5 से 6 लीटर होगा मैम शायद। नीतीश, कई जगह 4 से 5 लिखा होता है, कई जगह 5 से 6 लीटर लिखा होता है। ऑन एन एवरेज हम बात करेंगे तो भैया 4 से 5, आप इसको 6 भी कर सकते हो। मुख्य तौर पे 6 वहाँ आता है जब हम आरबीसीज की बात करते हैं। ठीक है, 5.25 से 5.5 से 6 लीटर्स तक ऑन एन एवरेज ब्लड की आरबीसीज उपस्थित होती हैं। क्लियर है भाई? कोई समस्या नहीं है। अगर ऑप्शन में इसकी जगह तुम्हें 5 से 6 लिख जाए तो 5 से 6 भी लिख सकते हो। ये औसतन वैल्यू है तो ये वैरी करते हुए आपको नजर आती है, लेकिन इससे ऊपर नीचे मत जाना। 4 लीटर से कम मत करना और 6 लीटर से ज्यादा मत करना। क्लियर? चलो इसे लिख लो एक बार फटाफट से। ब्लड का पीएच सत्यजीत 7.4 हमने अभी बात करी। अब आप सोच रहे हो कि ये ब्लड एक प्रकार का लिक्विड है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है, फ्लूइड कहा जा रहा है। इस फ्लूइड के अंदर आखिर ऐसा क्या होगा और ये क्या काम करता है? तुम कहते हो ना पूरी बॉडी में ब्लड भरा हुआ है, कहीं से भी कट लगा दो ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अब यही रुधिर जो है हमारा, ये ब्लड आपके बॉडी के अंदर हर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा मैम? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखो, मानो आपने कहा कि मैम मैंने खाना खाया, खाने का पाचन हुआ तो मेरी बॉडी में जितने भी कार्ब्स थे वो किस में टूट गए? ग्लूकोज में। यही पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो रहा है? पॉलीसेकेराइड किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। आपने कहा जितना भी मेरे बॉडी में प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में टूट गया, जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट चुका है। अब जो भी सबसे छोटी इकाई बनी है, इसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए ये सब कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं? ब्लड में। नॉर्मली हम यही कहते हैं हमारा ब्लड एक ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम है, एक मीडियम है, जो जगह जगह आपके इस पचे हुए भोजन को या इसके अंदर ब्लड में ऑक्सीजन होगी उसको पहुंचाने का काम करता है। तो रुधिर इसीलिए एक तरल संयोजी ऊतक की तरह यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका काम केवल एक ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर मुख्य तौर पे देखने को मिल जाता है। अब जैसे मैंने कहा हमने सांस ली, तो सांस ली तो वो फेफड़ों से होते हुए कहाँ गई? आपके लंग्स के पास उसमें ब्लड के पास गई, और ब्लड के द्वारा ये अपनी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो हमारा ये जो ब्लड है इसका काम क्या है? एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी ये मदद करता है, अलग अलग चीज़ों को पहुंचाने में भी ये आपकी मदद करता है। ठीक है भाई। भाई क्लास सुबह होती है डेली 7 बजे से और आपकी 8 बजे तक। मैम आरबीसी होता तो ब्लड में है ना, आरबीसी की एवरेज एंड टोटल ब्लड। अच्छा, अरे देखो सुनो, अभी बात करते हैं, चलो आ जाओ। तुम यार एक तो ना चैप्टर की शुरुआत होते ही परेशान हो जाते हो। पहले चैप्टर समझ लो, फिर जो डाउट्स हो वो अपने आप बताना, बचेंगे ही नहीं। पहले चैप्टर तो पढ़ लो एक बार। ब्लड की बात कर रहे हैं, 4 से 6 लीटर है। खैर चलो, पहले इसी समस्या का हल कर देते हैं। हाँ विकास, क्लियर हो गया है? तो यहाँ तक नोट हो गया? एक बार जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं ब्लड के बारे में। अब तुम समझो ये ब्लड है क्या, कैसे, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यार, थोड़ा सा ना पेशेंस बना के रखा करो बस। कि चैप्टर की स्टार्टिंग हुई नहीं है मैम, पहले ही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल ली, एबीसीडी पढ़ा नहीं आएगा यार ऐसे समझ में। फिर कहोगे कि कैसे समस्या ले रहे हैं। क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है, जिनको भी टाइमिंग नहीं पता है, डेली मॉर्निंग 7 AM। मैं कह रही हूँ कि एक लिक्विड है, मान लिया भाई साहब एक लिक्विड है। अब लिक्विड कैसा है इधर देखो, ये पूरा आपका पीले रंग का एक तरल पदार्थ होगा इसके अंदर। ये येलो कलर का एक लिक्विड बह रहा है, इसके अंदर होते हैं कुछ आरबीसी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। बोलो बात समझे कि नहीं? हाँ भाई, आप बोलोगे मैम अभी आपने पीला क्यों बनाया है, लिक्विड है ना। अभी ये भी मन में आएगा कि मैडम पीला क्यों बनाया है, रक्त तो हमारा लाल रंग का होता है। दरअसल जब भी आप ब्लड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक होता है प्लाज्मा,
और ये प्लाज्मा ही ऐसा पीले रंग का लिक्विड होता है जिसके अंदर आपके ये जो आरबीसी है ना, ये तैर रहे होते हैं, जो हमें नजर आते हैं। हमें ये पीला रंग का लिक्विड नहीं नजर आता, इसमें आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, वो कहाँ तैर रहे होते हैं? वो आपके प्लाज्मा में, इस पीले रंग के द्रव्य में तैर रहे होते हैं। तो याद रखना, जब भी ब्लड के बारे में लिखोगे आप बताएंगे कि ब्लड में पहला भाग जो कि अप्रोक्सीमेटली 55% तक नजर आता है, ये प्लाज्मा का होता है। और बाकी आपके कुछ ब्लड के सेल्स होते हैं जो 45%, मतलब 55% ये है और 45 ये है, कुल मिला के 100% आपका हो गया। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे, एक बार एक थम्स अप का साइन फटाफट से भेजो। इन्हें कहते हैं रुधिर कणिकाएं, ठीक है। और ये है आपका प्लाज्मा। इस प्लाज्मा का रंग कैसा है? पीले रंग का नजर आता है, बिल्कुल येलो कलर का ये आपको नजर आएगा। कैसा रंग है इसका? पीला रंग नजर आएगा। अब आखिरकार इस प्लाज्मा में है क्या? ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर है क्या? प्लाज्मा जो होता है ना, ये लिक्विड तो है, लेकिन इसके अंदर उपस्थित होता है कुछ प्रोटीन्स की मात्रा, मतलब कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि मुख्य तौर पे आपके हेल्प करते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि प्लाज्मा के अंदर 92% अप्रोक्सीमेटली पानी है। सुन रहे हो भाई ध्यान से बात? 92% पानी है और बाकी बचा हुआ 8% आपके प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपका वाटर कंटेंट हो गया। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। अब इस प्लाज्मा के प्रोटीन्स में जो मुख्य प्रोटीन होते हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि हम बात करें आपके एल्ब्यूमिन के बारे में, ऐसे हम बात करें फिब्रिनोजन के बारे में, ग्लोब्यूलिन के बारे में, ये ऐसे ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल होंगे, कुछ पोषक तत्व भी होंगे, क्योंकि ये लिक्विड है, इसके अंदर सब चीज़ें उपस्थित होती हैं, कुछ गैसेस भी आती हैं। तो यही है वो लिक्विड वाला भाग जहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी, उपस्थित होंगी और आगे की तरफ पहुँचा दी जाती हैं। क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में क्या है? तो ब्लड का 55% वाला भाग प्लाज्मा बनाकर रखा है, पीले रंग का है, इसमें 92% पानी है ओवरऑल अगर हम देखें, और 8% आपके कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन जो हम अंडे के अंदर भी देखते हैं, एग वाला पार्ट जो होता है ना वाइट वाला, उसमें हम प्रोटीन देखते हैं, उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। फिब्रिनोजन का काम होता है थक्का जमाने में। आपने देखा होगा सबने कि शरीर पे हल्का सा एक कट लग जाए तो तुरंत खून बहना शुरू होता है, और खून बहते हुए कुछ देर बाद, कुछ क्षण भर बाद वो बंद हो जाता है, वहां पर एक थक्का आ जाता है। कैसे आ जाता है? इस फिब्रिनोजन की मदद से। इसका काम होता है थक्के बनाना, क्लॉट बनाना। जो हल्का सा आप देखते हो ना कि ब्लड बहने के बाद बंद हो गया, वहां पर एक क्लॉट आ चुका है, एक थक्का बन चुका है, वो इसी की मदद से बनता है। ये आपका थक्का जमाने वाला कारक कहा जाता है। क्लियर है? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ब्लड। ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन हमारी एंटीबॉडी होती हैं जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करती हैं, रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन के रूप में पाई जाती हैं। इसी ग्लोब्यूलिन को हम एक और नाम लिखते हैं, मतलब एंटीबॉडी का ही एक और नाम है, जिसे कहते हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो एंटीबॉडी लिखा मिल जाए या इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा मिल जाए, समझ जाना कहानी कुछ अलग नहीं है। आईजी लिखते हैं इसको, इंस्टाग्राम नहीं है ये। ठीक है भाई, आईजी है ये, इंस्टाग्राम नहीं है। ये सब प्रोटीन्स हैं अलग अलग, है ना। सौरभ पाल, ये एल्ब्यूमिन भी जो होता है ये भी आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। जैसे हम अंडे में भी देखते हैं ना, एग का वाइट वाला पार्ट होता है, तो आपके अंडे में प्रोटीन कहा जाता है, यही वाला प्रोटीन होता है। तो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन हमारी बॉडी में भी उपस्थित है, फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, ऐसे कई अन्य प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहानी क्लियर हुई? प्लाज्मा समझ में आया? अब तुम कहोगे मैम आप तो ये पीला बता रही हो, रक्त तो लाल रंग का होता है। अभी बात करते हैं क्यों होता है। इस रक्त के अंदर आपकी ये रुधिर कणिकाएं मौजूद हैं, और कितनी मौजूद हैं भाई? मैंने कहा 45% हैं। इसमें से भी कुछ होती हैं लाल रक्त कणिका
जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, कुछ होती हैं श्वेत रक्त कणिका जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और कुछ आती हैं आपकी प्लेटलेट्स, इन्हें कहते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। ये होती हैं आपकी श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल, और ये कहलाती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर हम इस 45% में से देखें कि ये लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि मैडम यहाँ ना आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, चलो, आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो इसको लाल रंग देने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ है? केवल और केवल इन रेड बी आर मतलब ये आरबीसी इसके पास है, लाल रक्त कणिकाओं के पास है। हीम वर्ड जो है ना, ये लोहे से संबंधित है, फेरस के आयन से संबंधित है, यही इसको एक डीप रेड कलर देने में मदद करता है। तो लगभग आपके आरबीसी का रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कोई रंग नहीं दिखाई देता, ये आपको कलरलेस है, इसमें नाम में भी लिखा है श्वेत, कोई कलर नहीं होगा। अब रहती है बात कि ये 45% है, तो बेटा इस 45% में से भी ना 41% तुम्हारी आरबीसी लेकर बैठी होती है, और इन दोनों का मिलाकर के लगभग 4% बनकर तैयार हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि टोटल 45% बन गया, 45 यहाँ और 4% यहाँ पर। अब हमारे नीतीश यादव जी बड़े परेशान है, वो कह रहे हैं मैम 55 से 60% होगा, है ना, बुक में दिया हुआ है। देखो भाई सुनो, किताब तुम पढ़ोगे 10वीं, तुम, मैं कह रही हूँ जितनी मर्जी किताब पढ़नी है उतनी पढ़ लो, लेकिन जब औसतन वैल्यूज की बात आती है ना, वहाँ हमेशा अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाना। आप अगर बात करेंगे प्लाज्मा के 55 से 60% की, कई जगह आपको ये 60% दे रखा होगा, ऑन एन एवरेज 55 to 60 लिख सकता है, इसको 45 to 50 लिख सकता है, वो एक वेरिएशन यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि औसतन वैल्यू है। आपके ऑप्शन में सीधा स्पष्ट दिया हो ना 55% तो आंसर लगा देना, 55 से 60 हो तो आंसर लगा देना, ऐसे यहाँ 45 हो तो आंसर लगा देना, कई जगह 45 से 50 होता है। लेकिन हमेशा एक एवरेज वैल्यू को दिमाग में रख करके ऑप्शंस को देखकर, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना, हमें आंसर शीट नहीं भर के आनी, हमें टिक लगा कर आने हैं, और टिक लगाने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट वैल्यू हमारी कितनी देखी जा सकती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों भाई? इसीलिए कहते हैं आप पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी, पहले चैप्टर खत्म तो होने दो। तुम चाहते हो नहीं नहीं मैम आप पढ़ाओ मत, आप ब्लड का बी मत बोलो, और उससे पहले कह दो कि बेटा तुम्हारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? ब्लड रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है प्रोटीन के लिए, ग्लोबिन शब्द किसके लिए आता है? प्रोटीन के लिए। हीम वर्ड आता है लोहे के लिए, आयरन के लिए, और आयरन के अंदर ये जो फेरस का आयन होता है ना, वो डीप रेड कलर देता है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर लाल है। अब तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे मन में एक डाउट और आना चाहिए जो मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, किसी का आया नहीं। मैम इसका परसेंटेज तो ज्यादा है, 55% है प्लाज्मा, ये तो 45% ही है, ये पीले रंग का है और ये लाल, तो फिर हमें पूरा ब्लड जो है वो लाल क्यों दिखता है, पीला क्यों नहीं दिखता? मुझे आंसर अब आप लोगों का चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर लगाओगे। आरबीसी का जीवन कितना होता है? अरे शोभित भैया अभी आरबीसी शुरू तो करने दो, फिर वही कहानी। ये सभी डाउट्स चैप्टर खत्म होने के बाद पूछेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पूछ नहीं पाएंगे। जल्दी से बताओ एक बार, क्यों नहीं होता? पीला रंग क्यों नहीं दिखाई देता मैम मुझे प्लाज्मा का? बेटा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इधर देखो, प्लाज्मा में कितना पानी है? 92% पानी है मैम, तो ये पीला रंग तो वैसे ही डिजोल्व हो जाता है, ये भारी पड़ता है इसके ऊपर। यहाँ प्योर 41% क्या है? लाल रंग दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्लड का कलर डीप रेड कलर का आपको नजर आता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं। वहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं एसिड बेस सॉल्ट, वहाँ पर आपको पीएच पूरा पढ़ाया जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेक करी जाती है कि कोई भी सोल्यूशन आपका कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। बोलो कोई समस्या? इसीलिए याद रखिएगा, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिख लिया क्या यहाँ तक सभी ने?
अब देखो तुम्हें दिखते कैसे हैं, ये ऐसे इस प्रकार से ये सेल्स आपको मूव करते हुए नजर आते हैं, बट एक्चुअली में अगर मैं देखूँ ना तो ब्लड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हल्का पेल येलो सा कलर दिख रहा है, इसके बीच में क्या है हमारे ये सेल्स जो हैं आपके रेड ब्लड सेल्स अलग अलग दिख रहे हैं। बोलो भाई दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? क्लियर हुआ कि नहीं? प्लाज्मा नहीं पानी, अरे बहुत महत्वपूर्ण है ये प्लाज्मा। डेंगू के टाइम पर या हम बात करें आपके जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भारी आ जाती है तो इसी प्लाज्मा के प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है कि ब्लड का प्लाज्मा मिल जाए, नहीं मिलता फिर लोगों को। ठीक है जनाब, तो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा ये रुधिर जो है वो दिखाई देता है। देख सकते हो ये बोन मैरो है, इस मैरो अस्थि मज्जा वाले भाग में इसका निर्माण होता है। और इसी के साथ साथ जब इसके कंपोजिशन की बात आती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग मेजर जो परसेंटेज है वो आपके आरबीसीज का है, फिर वाइट ब्लड सेल और ये आपके प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ भाई, नहीं है। अब पढ़ते हैं डिटेल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, है ना? आ जाओ फटाफट से। ये चार्ट जो है इसको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आपकी अभी अपलोड करवा दूंगी। अगर आप आरबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स, आरबीसीज को हम एक नाम और देते हैं एरिथ्रोसाइट, इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट और इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है भाई, देखो ल्यूको वर्ड कहीं दिख जाए ना तो समझ जाना वाइट के लिए आ रहा है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ल्यूको वर्ड आता है सफेद के लिए, कोई भी रंग इसका यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैंने कहा एरिथ्रोसाइट है, मान लो इसकी एक एवरेज जो औसतन वैल्यू होती है वो यहाँ दिखाई देती है आपको 4.5 से 6 मिलियन। ठीक है, यहाँ आप कहते हो 4,000 से 7,000 मिलीमीटर क्यूब, और इसी प्रकार से यहाँ होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ये इसकी एक एवरेज वैल्यू है जो बॉडी के अंदर होनी ही होनी चाहिए। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, चीज़ों को पहुंचाने में मदद करता है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी की बात करोगे तो ये मुख्य तौर पे ना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी से संबंधित होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी, कहते हैं हमारे लिए कौन है यार जीवन में, कौन हमारा साथ देगा ता उम्र, जब तक जीवन है तब तक कौन तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, वो ये डब्ल्यूबीसी है। कि कोई हो ना हो, कहते हैं माँ बाप भी एक समय के बाद अपना अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपके लिए हमेशा रहेगा ना वो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, क्योंकि तुम्हें तो बचाएंगे रोगों से, लड़ाई जितने भी तुम्हारी बीमारियां होंगी उनसे बचाने का बुढ़ापे में कौन काम करेगा, वो यही काम करता है। सो ये हमारी इम्यूनिटी को बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। और इस प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग में, ये थक्के जमाने में मदद करता है। जितना भी आपके बॉडी में थक्का जमता है वो इसी की मदद से जमता है। लेकिन मान लो कभी इनकी संख्या में कमी हो जाए या ये बढ़ जाए तो क्या होगा? भाई कभी मान लो मेरी बॉडी में कमी हो गई है ना, तब क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं, अच्छा हिंदी में, ठीक है हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, चलो। तब हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी की भी अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तब एरिथ्रोसाइट की कमी को नाम देते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया। क्या वर्ड यूज किया मैंने? साइटोपीनिया। ये साइटोपीनिया मतलब साइटो सेल के लिए, पीनिया मतलब कमी हो रही है, तो आप इसमें लिख सकते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया। इसी प्रकार से मान लो अगर ल्यूकोसाइट्स की कमी हो रही है, इनको ल्यूकोसाइट कहा है ना, तो इसकी कमी को कहते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। बस पीछे लगा देना है तुम्हें साइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया, और यहाँ लिख लेना थ्रोम्बोसाइटोपीनिया।
साइटोपिनिया। ये हम कब लिख रहे हैं? जब हमारे बॉडी में इनकी कमी हो रही है। इस संख्या से कमी की 1.5 लाख से भी कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, 4,000 से भी कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, और अगर आपके आरबीसीज कम हो रहे हैं तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो, ये इसकी इकाई है, पर मिलीमीटर क्यूब इसकी इकाई है। अब मान लीजिए अगर इसकी संख्या बढ़ जाए, अगर ये एक्सेस मात्रा में हो जाए, ठीक है, तब हम इसे कहते हैं, देखो एक चीज होती है किसी भी चीज की कमी होना, तो वहां तुम एक शब्द याद रखोगे सबसे पहले, साइटोपिनिया के बारे में। ठीक है, पहली चीज इस वर्ड से संबंधित मैं पहले ही आपसे डे 1 से कहती आई हूँ, जब तक शब्दों का ब्रेकेज नहीं समझोगे, ये कह क्या रहा है, एरिथ्रोसाइट है, साइट में साइटोपिनिया लगा दिया, क्या हो गया, इसकी संख्या में आपकी कमी देखने को मिल रही है। ऐसी ल्यूकोसाइटोपिनिया, ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलो, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे एक बात बता दो, पढ़ने में देखने में ज्यादा विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो। क्यों भाई? चलिए, क्लियर है। ओके, तो ये हमने किसके लिए देखा? कमी के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें, आपके एरिथ्रोसाइट्स की संख्या अब क्या हो गई है? बढ़ गई है। तुम्हें नहीं पता था, तुमने कहा नहीं भैया अब तो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका सेवन करूंगा यहाँ पर, आरबीसीज लेने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। किसी ने कह दिया कि नहीं भैया चुकंदर खाओ, अनार का जूस पियो, आरबीसी बढ़ जाएगी, और आरबीसी इतनी बढ़ गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला। और बढ़े हुए कंडीशन को नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, तो ये वर्ड याद रखना, पॉलीसाइथीमिया। कई बार पूछ लेता है कि भैया अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, और कम हो गया तो क्या होगा। ऐसी अगर ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाए तो आप इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट से, मॉक टेस्ट लेते रहिए। ठीक है जी, मॉक टेस्ट ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। देखो मॉक टेस्ट बता के नहीं होगा, तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा सरप्राइज। कार्तिक, अजय, क्या हो गया? आपके बॉडी में आरबीसीज की औसतन संख्या इतनी है, डब्ल्यूबीसीज की इतनी है, और प्लेटलेट्स की इतनी है। अगर इनकी संख्या में कमी हो रही है तो आप ये वाला वर्ड लिखेंगे, और अगर ज़्यादा हो रही है मात्रा तो ये वाले वर्ड लिखेंगे। तो ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ उसकी कमी को दर्शा रहा है या उसकी अधिक मात्रा को दर्शा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। अभी इनके फंक्शन तो हमने पढ़े ही नहीं है मैम, मेन फंक्शन तो अभी हम पढ़ेंगे। हमने सिर्फ ये बताया कि इनकी वैल्यू कितनी है और इनकी कमी होना और बढ़ जाना क्या यहाँ पर कहलाता है। अब एक एक करके बात करते हैं आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में, और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ब्लड आप लोग बिल्कुल अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी मात्रा एक्सेस हो गई तो अब देखो, मान लो कि तुम्हारे शरीर में आरबीसीज की बात करी जाए। आरबीसी जो होते हैं, लाल रक्त कणिका। पहली चीज समझ में आ रहा है हमें कि ये लाल रंग की है। दूसरा, इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन उपस्थित है। इनका औसतन जीवन काल, जो हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं, इनकी जीवन अवधि की, वो देखी जाती है 120 दिन। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में हर सेल है, देखो बॉडी के अंदर हमने यूजुअली बात करी थी कि सारी की सारी सेल्स के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सबके पास न्यूक्लियस था। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के बारे में, तो जैसे जैसे एक इंसान मच्योर होता चला जाता है, कि बच्चा है, पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, खत्म हो गया, ऐसी ही एक सेल जो है ना वो बनती है, मच्योर होती है और फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। यही चीज होता है सेल के साथ भी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई मेरे पास ना एक रेड ब्लड सेल थी। वो रेड ब्लड सेल, जैसे ही हमने बात करी कि आपके लाल अस्थि मज्जा में बनेगी, जब वो बनेगी ना तब तो उस सेल के पास न्यूक्लियस था। जब वो बनेगी, यानी कि इमच्योर है, अभी मच्योर नहीं हुई है, जब वो बनेगी तब उसके पास केंद्रक है, लेकिन जैसे ही वो मच्योर हो जाएगी ना, उस रेड ब्लड सेल के पास से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ये भी तो आपकी एक प्रकार की कणिका है, ध्यान से समझना। पहले आरबीसी समझ लो, फिर फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग और प्लेटलेट सब समझाएंगे एक एक करके। ठीक है संजू बाबा, थोड़ा सा रुको जरा। हमने कहा कि भैया हर सेल के पास क्या होता है, केंद्रक होता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या आता है कि जैसे ही ये मच्योर हो जाता है ना, इसका एक केंद्रक गायब हो जाता है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, ई मतलब न्यूक्लियस गायब हो चुका है, न्यूक्लियस नहीं है। तो दे आर ई न्यूक्लिएट व्हेन मच्योर। ठीक है, एंड न्यूक्लिएट व्हेन इमैच्योर। आपकी जो आरबीसी होती हैं, ये परिपक्व होने पर केंद्रक की अनुपस्थिति दर्शाती हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है। हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि भैया ये ई न्यूक्लिएट है, कई बार पूछा गया ई न्यूक्लिएट कब है, जब ये मैच्योर हो जाती है, यानी कि परिपक्व हो जाती है आरबीसी, तब हम कहते हैं इसका केंद्रक जो है वो गायब हो जाता है, इसका केंद्रक हट जाता है। लेकिन ये जनरली हर किसी की बॉडी में, सबकी बॉडी में खून है, और खून है तो आरबीसी है, आरबीसी है तो फिर उनके अंदर न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। लेकिन दो ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऊंट, एक होता है कैमल और एक ऊंट की ही स्पीशीज का होता है लामा। उनकी बॉडी में नहीं होता ऐसा। मतलब हमारी बॉडी से तो ये गायब हो रही है, ई न्यूक्लिएट हो रही है, लेकिन उनकी बॉडी से नहीं जाती है। तो यहाँ पर एक अपवाद लिख लेना, एक्सेप्शन लिख लेना इसी स्टेटमेंट का, कैमल एंड लामा। ऊंट व, ये दो जीव होते हैं जिनके पास मच्योर होने पर भी न्यूक्लिएट आरबीसी होती हैं, ई न्यूक्लिएट नहीं होती। ये क्या है, आपका अपवाद है भाई। तो इसको नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से, एक्सेप्शन। अच्छा चलो लिखो इसे फटाफट से। रंजीत, क्लास जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किताब पढ़ने की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में होता है, इसलिए मैं रोकती नहीं हूँ। अगर आपका मन करता है तो आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए, लेकिन जब आप नोट्स बना ही रहे हैं अपने क्लास के रेगुलरली, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
चलो भाई, ह्यूमन हार्ट इसकी बात पढ़ेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारी हो जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसको हम ये भी कहते हैं कि आपकी बाय कॉनकेव शेप की दिखाई देती है, कुछ सर्कुलर सी भी नजर आती है, गोलाकार सी, और ई न्यूक्लिएट आपको ये दिख रही है। अच्छा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन की औसतन वैल्यू जब हम बात करते हैं तो महिलाओं और पुरुषों में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है। तो हीमोग्लोबिन अगर आप महिला में बात करोगे, कहते हैं ना जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्रति 100 मिलीलीटर रक्त का नजर आता है। और अगर हम यही चीज पुरुष में बात करें तो 14 टू 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू है जो हमें लाल रंग देता है। लिखा था ना हमने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, यहाँ लिख लेना कि यही लाल रंग देता है, इट प्रोवाइड्स रेड कलर। यह है लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन के साथ लिख सकते हैं कि यह आपको लाल रंग देने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू तो ये हो गई, लेकिन आरबीसी की अगर आप बात करोगे तो आरबीसी की औसतन वैल्यू हमने देखा 4.5 से 6 मिलियन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हम बात करते हैं। अब यही चीज अगर हम महिलाओं में बात करें तो महिला में 4.5 से 5 मिलियन तक देखने को मिलता है, और पुरुष में यही वैल्यू आपको 5 से 5.5 मिलियन तक देखने को मिल जाएगी। तो याद रखना, ये इसकी वैल्यू महिलाओं और पुरुष में, और ऐसी हीमोग्लोबिन की आपकी क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है। चलो, सिकल सेल की अभी बात करेंगे भाई। सिकल सेल में आपका जो शेप होता है ना, वैसे सिकल की तरह एक खुरपी जैसा सा हो जाता है अलग सा, तो जिस वजह से आपका ब्लड जो है वो वहीं का वहीं जमा हो जाता है। ये देखो, सौरभ कह रहे हैं मैम आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है। भैया आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ये पूरी रामायण पढ़ ली और तुम्हें ये नहीं पता राम जी कौन थे? हैं, कैसे करते हो ऐसे काम? ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, यही हीमोग्लोबिन इसको लाल रंग देने का काम करता है। समझ आ रही है बात? तो ये हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिनमें एक्सेप्शन क्या है, क्या शेप है, कितना इसका जीवन अवधि है, और ये क्या काम करा रहा होगा। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये हमारा मुख्य तौर पे लाल रक्त कणिकाओं का कार्य दिखाई देगा। आप कहते हो हमारी बॉडी में आया हीमोग्लोबिन, तो जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर क्या आता है, हीमोग्लोबिन आता है, ये ऑक्सीजन के साथ बंधता है। आपने कहा ना, जैसे हमने सांस ली, कल हमने बात भी करी थी ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन हमने जब सांस लिया है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बंधता है, और बंध करके बना लेता है HbO2। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी रूप में ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। लगभग ये पूरा ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी के वजन का 7 से 8% भाग लेकर बैठा होता है। मतलब हम अगर बोले तुम्हारा वजन कितना है, 50 किलो है, तो उसमें से 7 से 8% उसका हिस्सा 50 किलो का कितना हो जाएगा, आपका ब्लड का भाग होगा। ठीक है जी, नोट से हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, नोट से हो जाएगा। चलो ठीक है, कॉमन है, बेसिकली एवरेज ब्लड वैल्यू है 4 से 5 लीटर होता है। अच्छा खासा किसी एडल्ट की बात करोगे तो वहां 5 से 6 लीटर ब्लड भी आपका देखने को मिल जाता है। ऑल राइट, चलिए, तो पहले हमने बात करी इसके हीमोग्लोबिन के बारे में। ये आपके कुछ इस प्रकार से लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो नजर आती हैं, आप देख सकते हैं। ये आपकी इस प्रकार से है ना, ये सारी की सारी सेल्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं की एवरेज वैल्यू 4.5 मिलियन से 6 मिलियन प्रति घन मिलीलीटर आपको दिखाई देती है। अब देखो, ये सब चीज़ें तो ठीक है मैम, लेकिन ये आरबीसीज की ना मृत्यु भी हो जाती है भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे सेल्स आपके हमेशा काम करें। जब इनकी डेथ हो जाती है ना ब्लड के सेल्स की, तो ये जाकर के एक हिस्से में रहते हैं जिसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। तो लिख लेना, उसे प्लीहा का नाम दिया जाता है। एक अंग होता है स्प्लीन,
प्लीहा, इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान, जहां पर जितनी भी आपकी ये कणिकाएं हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये नष्ट हो जाती हैं, तो जाकर के यहाँ पर बैठ जाती हैं। बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल हो जाएगा। और ये प्लीहा होती कहाँ है? तो ये हमारा स्टमक है, ये कुछ इसके ऊपर लगी हुई एक हिस्सा सा आपको नजर आता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लीन का। ठीक है, हमारे आमाशय के ऊपर लगा हुआ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि ये हमारे रुधिर का कब्रिस्तान के तौर पे जाना जाता है। सभी नष्ट प्राय पुरानी जो भी लाल रक्त कणिकाएं होंगी वो इसके अंदर जाएंगी और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। ठीक है, रक्त का पीएच क्या है ताराचंद? लेट अटेंड करे हो क्लास, रक्त का पीएच आपका 7.4 कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का जो आपका आरबीसी वाला पार्ट है ये हमने पढ़ा। इसके आगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कल कवर करेंगे, यानी कि आपके नेक्स्ट वाली क्लास में, और फिर पढ़ेंगे ब्लड के ग्रुप्स के बारे में। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में हो तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो। बिल्कुल हो जाएगा जी सिलेबस आपका, अभी जनवरी के महीने में पूरा आप लोग का जो मेन सिलेबस है उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करूंगी यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर हुई हो। डब्ल्यूबीसी वाला भाग है और प्लेटलेट्स वाला भाग है, उसको पढ़ेंगे कल सेम टाइम सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, और प्रैक्टिस शीट वाली समस्या मत लेना भाई, प्रैक्टिस शीट हम आपकी अपलोड करवा देंगे आज। ठीक है, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है? हीमोग्लोबिन जैसा हमने बताया ये लाल रंग देने का काम करता है, और ऑक्सीजन के साथ ये बंध रहा है ना जैसे, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। ऑक्सीजन के साथ बंधा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना यहाँ पर इसने शुरू कर दिया है। ठीक है अजय जी, बहुत देर से परेशान थे। हीमोग्लोबिन का काम, हीमोग्लोबिन यही है, एक लाल रंग देने वाला एक पिगमेंट, एक आप इसको वर्णक कह सकते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति ग्लोबिन के रूप में भी आपको दिखाई दे रही है। प्लेटलेट्स और फिब्रिनोजन अलग अलग हैं क्या? देखो, प्लेटलेट्स जो ब्लड में सेल होते हैं वो होते हैं, और फिब्रिनोजन थक्का जमाने वाले 13 कारक होते हैं, उनमें से एक फिब्रिनोजन कहा जाता है। तो ये इनएक्टिव कारक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिटेल में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए जी, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। सतीश जी का आज बर्थडे है, सतीश जी, सतीश शिंदे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आशा करूंगी इस साल आपकी भी सरकारी नौकरी जल्द से लगे, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भाई आप सभी की ये 2024 जो है वो ढेर सारी खुशियाँ और आपकी उन्नति जीवन में लेकर आए, यही कामना रहेगी। चलिए, तो धन्यवाद। ब्लड ग्रुप कल कवर करेंगे अखिलेश।